कभी कभी हमारे आसपास ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो हमें हैरान और डरा देती हैं। ऐसी ही एक सच्ची कहानी लेकर मैं आज आपके सामने हाजिर हूं, जिसे सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले, अभी तक हमारे चैनल क्राइम कूल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज की सच्ची घटना एक ऐसे मामले की है जिसके बारे में हर परिवार को जानकारी होनी चाहिए, विशेष रूप से महिलाओं को। शायद उस महिला को भी ऐसे मामलों के बारे में पता नहीं था, और अगर पता होता तो आज मैं आपको उसकी यह दर्दनाक कहानी नहीं सुना रहा होता। 8 जून 2024 को नागदा महू इंदौर पैसेंजर ट्रेन इंदौर रेलवे स्टेशन के यार्ड में खड़ी थी। ट्रेन की बोगियों में साफ सफाई का काम चल रहा था। तभी एक सफाईकर्मी की नजर जनरल बोगी के सीट के नीचे रखी एक बोरी पर पड़ी। वह बोरी संदिग्ध दिखाई दे रही थी, क्योंकि उस पर खून के धब्बे थे और मक्खियां मंडरा रही थीं। सफाईकर्मी ने तुरंत इसकी सूचना इंदौर जीआरपी को दी। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने उस बोरी को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। दुर्भाग्यवश जिस बात का पुलिस को डर था वही सच निकला। उस बोरी में एक महिला की लाश के टुकड़े मिले। बोरी में सिर और धड़ का हिस्सा था, जबकि उसके हाथ पांव गायब थे। यह स्पष्ट था कि यह हत्या का मामला था और लाश को भयानक तरीके से ठिकाने लगाया गया था। पुलिस ने इस रहस्यमय हत्या की जांच शुरू कर दी, लेकिन इससे पहले कि पुलिस इस मृत महिला के बारे में कोई जानकारी जुटा पाती, एक और इसी तरह की लाश सामने आ गई। लेकिन यह लाश इंदौर से लगभग 1150 किलोमीटर दूर उत्तराखंड के ऋषिकेश में 10 जून को मिली थी। इंदौर पुलिस एक महिला के आधे अधूरे शव के मामले में उलझी हुई थी, और ठीक उसी समय ऋषिकेश में भी 2 दिन बाद एक ऐसी ही घटना घटित हो गई। वहां मिली लाश का सिर और धड़ गायब था। अब ऋषिकेश पुलिस भी इस मामले की गुत्थी सुलझाने के लिए जूझ रही थी। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए सबसे पहले उस स्टेशन का पता लगाना जरूरी था जहां से लाश के टुकड़े योग नगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस ट्रेन में रखे गए थे। इसके लिए पुलिस को ट्रेन के पूरे रूट की बारीकी से जांच करनी थी। इसके बाद पुलिस ने योग नगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस के सोर्स और डेस्टिनेशन यानी ट्रेन के प्रस्थान और गंतव्य के बारे में जानकारी हासिल की, और संयोग से यह ट्रेन भी उसी इंदौर शहर से चलती है जहां इस घटना से 2 दिन पहले एक महिला की बिना हाथ पैर वाली लाश मिली थी। ऋषिकेश पुलिस को शक हुआ कि कटे हुए हाथ पैर उसी महिला के हो सकते हैं जिसकी लाश नागदामू इंदौर पैसेंजर ट्रेन में पाई गई थी। इसके बाद शव के इन टुकड़ों को लेकर इंदौर और ऋषिकेश की जीआरपी, गवर्नमेंट रेलवे पुलिस के बीच आपस में बातचीत शुरू हो गई। अब दोनों ही शहरों की पुलिस को शक होने लगा कि यह अलग अलग टुकड़े एक ही महिला के हो सकते हैं। लेकिन समस्या यह थी कि उस महिला की पहचान अब तक अज्ञात थी और न ही किसी ने इंदौर या आसपास के किसी शहर में ट्रेन में लाश के यह टुकड़े रखते हुए किसी को देखा था। इधर पुलिस के पास सबूत के तौर पर सिर्फ महिला की बाह पर लिखे 2 नाम थे, मीराबेन और गोपाल भाई। और यह बात सच थी कि सिर्फ हाथ पर गुदे 2 नामों से किसी महिला की पहचान करना बेहद मुश्किल होता है। लेकिन पुलिस ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी जांच को पूरी दृढ़ता के साथ जारी रखा। अपनी खोजबीन के दौरान पुलिस को यह जानकारी मिली कि मध्य प्रदेश और गुजरात की सीमा के आसपास के कई इलाकों में आदिवासी लड़कियां अक्सर अपनी बाह पर अपना और अपने भाई का नाम गुदवा लेती हैं। पुलिस की यह जानकारी उन्हें सही दिशा में ले गई। कड़ी मेहनत और लगातार प्रयासों के बाद पुलिस ने आखिरकार उस महिला की पहचान का सुराग पा लिया। वह महिला रतलाम जिले के बिलपांग क्षेत्र की रहने वाली थी। थाना इलाके के गांव मौ की रहने वाली 37 वर्षीय मीरा बहन 6 जून को अपने पति से हुए झगड़े के बाद घर से निकल गई थी। हालांकि उनके पति ने मीरा के घर से जाने के बाद उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन अब सवाल यह था कि जब मीरा अपनी मर्जी से सही सलामत घर से निकली थी तो फिर 2 ही दिनों में उसका शव अलग अलग टुकड़ों में बंटकर हजारों किलोमीटर दूर कैसे पहुंच गया। मीरा के पति ने पुलिस को बताया कि घर से जाते समय उसने कहा था कि वह उज्जैन जा रही है। पुलिस ने इस सूचना के आधार पर अंदाजा लगाया कि मीरा की हत्या से पहले वह उज्जैन में हो सकती थी। लेकिन इस मामले में सबसे बड़ा रहस्य यह है कि मीरा, जो कुछ दिन पहले तक अपने परिवार के साथ थी,
आखिर किस परिस्थिति में अपनी जान गंवाने पर मजबूर हो गई? क्या वह उज्जैन तक पहुंची भी थी या उससे पहले ही कुछ अनहोनी हो गई थी? इन सवालों के जवाब खोजने में पुलिस जुटी हुई है और इसी रहस्य के पीछे छिपी सच्चाई का पता लगाना अब उनका उद्देश्य बन चुका है। संभावना यह भी थी कि महिला की हत्या उज्जैन में ही की गई हो और हत्यारे ने शव के टुकड़ों को उज्जैन रेलवे स्टेशन पर 2 अलग-अलग ट्रेनों में रख दिया हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने उज्जैन रेलवे स्टेशन और उसके आसपास के इलाके में जांच शुरू की। पुलिस ने मोबाइल फोन की लोकेशन, सीसीटीवी फुटेज और रेलवे स्टेशन के आसपास अपने मुखबिरों की मदद से मीरा बहन की हत्या का सुराग जुटाना शुरू किया। जांच के दौरान पुलिस के हाथ कुछ ऐसे सीसीटीवी फुटेज लगे जिनमें 7 जून को मीरा बहन एक संदिग्ध व्यक्ति के साथ रेलवे स्टेशन से बाहर जाती दिखाई दी। यह एक महत्वपूर्ण सुराग था, लेकिन सवाल उठता है कि वह संदिग्ध व्यक्ति कौन था? क्या वह मीरा की हत्या के पीछे था या उसकी कहानी में कोई और गहरा राज छिपा हुआ था? अब सवाल उठता था कि वह संदिग्ध व्यक्ति कौन था और मीरा बहन उसके साथ क्यों और कहां जा रही थी। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की, जिससे उस व्यक्ति की पहचान सामने आई। वह व्यक्ति उज्जैन रेलवे स्टेशन के पास के रिहायशी इलाके हीरामल की चाल में रहने वाला था और उसका नाम कमलेश पटेल था। कमलेश मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला था, लेकिन पिछले 15 सालों से उज्जैन में रह रहा था और कैटरिंग का व्यवसाय कर रहा था। पुलिस को यह भी पता चला कि कमलेश ने मीरा के मोबाइल फोन में अपनी सिम कार्ड डाली हुई थी, जिससे हत्यारे के बारे में एक और महत्वपूर्ण सुराग मिला। इस जानकारी के आधार पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और कमलेश पटेल को गिरफ्तार कर लिया। कमलेश को इस बात की कोई भनक नहीं थी कि पुलिस उसके अपराध से जुड़े सुराग और सबूत इकट्ठा कर चुकी है। उसने सोचा था कि वह अपने कामों को छिपाकर सुरक्षित है, लेकिन पुलिस की तत्परता ने उसकी योजनाओं को ध्वस्त कर दिया। कमलेश पटेल लगातार पुलिस के सामने झूठ बोलता रहा, लेकिन अब 2 महत्वपूर्ण सवाल सामने थे। पहला सवाल था कि अगर कमलेश ने ही मीरा बहन की हत्या की थी, तो ऐसा क्यों किया? दूसरा सवाल यह था कि अगर हत्या उसके अपने घर में हुई थी और शव के टुकड़े वहीं पर किए गए थे, तो फिर इसका मतलब यह था कि यह सब करते हुए किसी ने तो देखा होगा। पुलिस ने इस बात की गहराई से जांच शुरू की, लेकिन जब पुलिस ने कमलेश के घरवालों से पूछताछ की, तो उन्हें पता चला कि कोई भी इस विभत्स अपराध को देखने का दावा नहीं कर रहा था। यह स्थिति पुलिस के लिए उलझन पैदा करने वाली थी। क्या कमलेश ने हत्या के बाद अपने घर को पूरी तरह से साफ कर दिया था, या फिर उसने अपने परिवार के सदस्यों को किसी तरह से गुमराह किया था? इन सवालों के जवाब पाने के लिए पुलिस को गहरी जांच और कड़ी मेहनत करनी पड़ी। कमलेश पटेल शादीशुदा है, लेकिन उसकी पत्नी गूंगी है, यानी वह सुन और बोल नहीं सकती। अगर किसी को मीरा बहन के कत्ल का राज पता हो सकता था, तो वह कमलेश की पत्नी ही हो सकती थी। हालांकि सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि उसकी पत्नी से पूछताछ कैसे की जाए। पुलिस ने इस स्थिति का समाधान साइन लैंग्वेज के विशेषज्ञों से संपर्क करके किया। इन विशेषज्ञों ने गूंगे और बहरे लोगों से संवाद स्थापित करने की तकनीक का उपयोग करके कमलेश की पत्नी से पूछताछ की। हालांकि जब घटना घटित हो रही थी, कमलेश की पत्नी बाहर गई हुई थी। वह अक्सर भीख मांगने जाती थी और उस दिन भी इसी सिलसिले में बाहर गई थी। पुलिस को यह जानकारी भी मिली कि उसकी पत्नी के पास घटना के समय कोई ठोस सबूत नहीं था, लेकिन उसकी बयानबाजी और उसकी स्थिति मामले की गहराई को उजागर कर सकती थी। इस नई दिशा में पूछताछ और जांच ने पुलिस को महत्वपूर्ण सुराग देने की उम्मीद जगाई, जिससे मामला और भी जटिल और दिलचस्प बन गया। लेकिन जब वह घटना घट चुकी थी, तब उसकी पत्नी घर लौट आई थी। उसने देखा कि कमलेश पटेल मीरा बेन की लाश को काट रहा था, लेकिन डर के मारे वह कुछ भी कहने या करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। यह भय और असहायता उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। जब हम उसके घर पहुंचे और तलाशी ली, तो हमें कुछ ठोस सबूत मिले। मृतिका के कपड़े और घड़ी, जो इस विभत्स घटना की गवाही दे रहे थे। तभी उसकी पत्नी ने इशारे से संकेत दिया कि वह कुछ महत्वपूर्ण बताना चाहती है। एक्सपर्ट्स ने जब कमलेश पटेल की पत्नी से पूछताछ की, तो घटना की एक ऐसी खौफनाक कहानी सामने आई जिस पर यकीन करना कठिन था। उसने पुलिस को बताया कि 7 मई को कमलेश पटेल मीरा बेन को अपने घर लाया था और कैसे उसके कत्ल के बाद उसने मीरा की लाश के कई टुकड़े कर दिए थे। दरअसल
जब कमलेश ने मीराबेन को मौत के घाट उतारा, उस समय उसकी पत्नी घर पर नहीं थी। लेकिन जब वह अचानक घर लौटी तो उसने अपने पति को मीराबेन की लाश के टुकड़े करते हुए देखा। उस नज़ारे ने उसे इतना दहशत में डाल दिया कि वह कुछ भी कहने में असमर्थ हो गई थी। पुलिस की तलाशी में कमलेश पटेल के घर से मृतिका की घड़ी और कुछ कपड़े बरामद हुए, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि मीरा का कातिल कोई और नहीं बल्कि कमलेश पटेल ही था। उसकी गूंगी पत्नी की गवाही और घटनास्थल से मिले सबूतों ने इस भयावह सच्चाई को उजागर किया। कत्ल के वक्त कोई चश्मदीद मौजूद नहीं था, इसलिए मीरा की हत्या कैसे और किस तरीके से की गई, इसका पता किसी को नहीं था। लेकिन जब कमलेश मीरा की लाश के टुकड़े कर रहा था, तब उसकी पत्नी ने यह खौफनाक मंजर अपनी आंखों से देखा। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि कातिल यानी कमलेश पटेल खुद भी यह जानता था कि उसकी पत्नी सब कुछ देख रही है। इसके बावजूद उसने उसे जिंदा छोड़ दिया। अब सवाल उठता है कि कातिल ने उस चश्मदीद को जिंदा क्यों छोड़ा, और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस कत्ल को अंजाम क्यों दिया गया। मीरा की हत्या के बाद उसने लाश के टुकड़ों को 2 अलग-अलग ट्रेनों में क्यों रखा? इन सवालों के जवाब पुलिस को अब खुद कमलेश पटेल से चाहिए थे। उन्हें इस जघन्य अपराध की पूरी कहानी उसके मुंह से सुननी थी, कत्ल के कारण से लेकर लाश को ठिकाने लगाने तक की हर एक डिटेल। पुलिस को अब यह समझना था कि इस हत्या के पीछे क्या सोच और क्या योजना थी, जिसने एक निर्दोष महिला को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल जब मीराबेन का अपने पति से झगड़ा हुआ तो वह रतलाम से निकलकर उज्जैन पहुंच गई। अब वह मथुरा जाना चाहती थी, लेकिन गांव से ताल्लुक रखने वाली मीराबेन को यह समझ नहीं आ रहा था कि मथुरा कैसे पहुंचे। वह परेशान और असमंजस में रेलवे स्टेशन पर इधर-उधर भटक रही थी। इसी दौरान कमलेश पटेल की नजर उस पर पड़ी। उसने मीरा को अकेला और परेशान देखकर हमदर्दी दिखाने की कोशिश की और उससे बातचीत शुरू की। मीरा ने उसे एक भला इंसान समझकर अपने दुख साझा किए। उसने बताया कि वह पति से विवाद के बाद गुस्से में घर से निकल आई है और अब मथुरा जाना चाहती है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि क्या करे। कमलेश ने इस स्थिति का फायदा उठाने का सोचा। उसने मीरा से कहा, मथुरा की ट्रेन तो निकल चुकी है, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, मैं आपको खाना खिलाता हूं। जब अगली ट्रेन आएगी तो मैं आपको स्टेशन छोड़ दूंगा। मीराबेन, जो उस समय बेहद असहाय महसूस कर रही थी, कमलेश की बातों में आ गई और उसके घर जाने के लिए तैयार हो गई। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि कमलेश की नीयत गलत थी। दरअसल कमलेश पहले भी कई महिलाओं के साथ ऐसा कर चुका था, लेकिन इस बार उसकी बुरी नीयत ने एक निर्दोष महिला को शिकार बना लिया। अगले दिन सुबह कमलेश की गूंगी पत्नी ने खाना बनाया और खुद भी खाकर भीख मांगने के लिए घर से निकल गई। कमलेश ने अपनी पत्नी के बाहर जाते ही मीरा के खाने में नींद की गोलियां मिला दीं। जब मीरा सोकर उठी तो कमलेश ने उसे कहा, जल्दी से खाना खा लो, फिर हम स्टेशन चलते हैं। यहां से कहानी का असली चेहरा उजागर होने वाला था और मीराबेन को अभी यह नहीं पता था कि वह किस खौफनाक मंजर का सामना करने जा रही है। मीरा बहन जल्दबाजी में फ्रेश हुई और फिर खाना खाने लगीं। जैसे ही उन्होंने खाना शुरू किया, अचानक उनकी आंखों में भारीपन आने लगा और वह बेहोश हो गईं। बेहोशी की स्थिति में कमलेश पटेल ने उनके साथ घिनौना कृत्य करने की कोशिश की। सौभाग्य से मीरा बहन को जल्द ही होश आ गया और उन्होंने अपनी पूरी ताकत से विरोध किया और शोर मचाने लगीं। कमलेश गुस्से में आ गया और उसने पास में रखे एक भारी बोर्ड से मीरा बहन के सिर पर हमला कर दिया, जिससे वह फिर से बेहोश हो गईं। इस विभत्स घटना के दौरान कमलेश की पत्नी घर पर नहीं थी। जब वह मीरा बहन के शव को टुकड़ों में काटने की कोशिश कर रहा था, तभी उसकी पत्नी घर लौट आई। लेकिन कमलेश ने रुकने की बजाय अपनी पत्नी के सामने ही इस अमानवीय काम को अंजाम दिया। उसने मीरा बहन के शव को 3 हिस्सों में बांटकर 3 बोरियों में भर दिया। उसने शव को ठिकाने लगाने के लिए उज्जैन रेलवे स्टेशन के यार्ड में पहुंचने की योजना बनाई। वहां उसने 2 बोरियों को एक ट्रेन के डिब्बे में रख दिया, लेकिन तीसरी बोरी रखने से पहले ही ट्रेन चल दी। इससे कमलेश के पास तीसरी बोरी रह गई। कई घंटे बाद
उसने तीसरी बोरी को एक अन्य ट्रेन में रखने का मौका पाया जब योगनगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस वहां पहुंची। बाद में उस बोरी में मिले कटे हुए हाथ और पैर को ऋषिकेश रेलवे पुलिस ने बरामद किया। कमलेश पटेल के लिए शव के तीसरे हिस्से को ठिकाने लगाने का सही मौका मिलना मुश्किल हो गया था। उससे लंबे इंतजार के बाद योगनगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस में तीसरी बोरी रखने का मौका मिला। इसके बाद वह अपने अपराध के बाद खुद को सामान्य दिखाने के लिए स्थानीय नदी में स्नान करता है और फिर घर लौटता है। वापस आने के बाद कमलेश ने घर में बिखरे खून के धब्बों और अन्य सबूतों को मिटाने की कोशिश की, लेकिन वह पूरी तरह से सफल नहीं हो सका। जब पुलिस उसके घर पर छानबीन करने पहुंची तो उन्हें मीरा बहन की घड़ी, कपड़े और नशीली दवाई की एक बोतल बरामद हुई। इन सबूतों के आधार पर पुलिस ने कमलेश पटेल को हिरासत में लिया और उसके बयान और मिले सबूतों के आधार पर चार्जशीट तैयार की। कमलेश को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। इस घटना से हम सभी को महत्वपूर्ण सबक लेने की जरूरत है, विशेष रूप से महिलाओं को। अगर कभी आपके घर में किसी से विवाद या मतभेद हो जाए तो कोशिश करें कि इसे घर के भीतर ही सुलझाएं। अगर समस्या बढ़ जाए तो घर के अन्य सदस्यों या विश्वासपात्र लोगों से सहायता लें, लेकिन बिना किसी को बताए अकेले बाहर निकलने से बचें। हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में कब, कौन, किस रूप में हमारे सामने आ सकता है, यह कोई नहीं जानता। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को डराना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक और सतर्क बनाना है। हमें उम्मीद है कि यह घटना आपको सोचने पर मजबूर करेगी और सुरक्षा के प्रति आपके दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव लाएगी। दोस्तों, इस घटना पर आपके विचार जानने के लिए हम उत्सुक हैं, इसलिए कृपया अपने विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें। अगर आपको हमारी यह कोशिश पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।